जमात अपने मुल्क के खिलाफ इस हद तक चली जाए कि वो अपने मुल्क के दुश्मनों के साथ मिलकर आलमी फोरम्स पर निशाना बनाए, ऐसे लोगों के साथ किस बात की बातचीत हो सकती है? मिनिस्टर प्लानिंग एसर इकबाल या फिर हनीफ अब्बासी को उठ के बजाय इसके कि जो हमने पॉइंट्स बताए थे बलूचिस्तान पे, सैलाब पे, बाकी इश्यूज पे, उसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड करते, उनका क्या था? जब वो कोई जवाब दे ही नहीं सकते और ना देना चाहें तो उन्होंने क्या किया? अटैक शुरू कर दिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन को बलूचिस्तान का जो दर्द आज उठा है याद करवाना चाहता हूं। बलूचिस्तान के अंदर महरूमी की बुनियाद दादा अबू ने रखी थी। वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। सियासी और मौशी हालात पहले ही मदोजज़र का शिकार हैं, लेकिन हालिया दिनों में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात मुल्क को दरपेश संगीन सिक्योरिटी खतरात से मुतल्लिक सबकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। जिसके बाद ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या अब भी मुल्क में सियासी इस्तेकाम और मसाइल के हल के लिए मिल बैठ कर राह निकालने का वक्त नहीं आया है? हुकूमती इत्तेहाद को बखूबी अंदाज़ा है कि मुल्क इस वक्त किस गर्दाब में है। एक तरफ कर्ज है और इस पर सूद की अदायगियों का अंबार है, दूसरी तरफ पावर सेक्टर के कर्जों ने अवाम को माली तौर पर पावरलेस कर दिया है। IMF के पिछले कर्ज की शराइत पूरी नहीं होती कि अगला प्रोग्राम और उसकी शराइत का बवाल खड़ा हो जाता है। इसके बावजूद कि अवाम पर टैक्सों का बहुत ज़्यादा बोझ ऑलरेडी डाला जा चुका है, लेकिन फिर भी FBI जुलाई और अगस्त के टैक्स अहदाफ हासिल नहीं कर पाया है। दोस्त ममालिक अपने कर्ज को रोल ओवर करने के लिए शशोपंच का शिकार हैं और चीन जैसे दोस्त को भी मुल्क में सियासी और सिक्योरिटी हालात ने जो अपना हाउस है उसको इन ऑर्डर करने की दुहाइयाँ देने पर मजबूर कर दिया है। क्या इन हालात के बावजूद हुकूमत कारकर्दगी के दावे कर सकती है? यहाँ सवाल ये भी है कि क्या इन मसाइल का हल कुली तौर पर किसी बड़े सियासी इत्तफाक़ राय के बगैर क्या अब मुमकिन भी है? लेकिन यहाँ सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने के लिए आमादा नहीं हैं। PTI को हुकूमती इत्तेहाद से बात नहीं करनी है और हुकूमती इत्तेहाद को PTI से बात नहीं करनी है। ताहम खबर ये भी है कि PMLN ने महमूद खान अचकज़ई के जरिए PTI से बात करने के लिए पसे पर्दा राब्ता किए हैं, जिसकी अचकज़ई साहब ने भी तस्दीक कर दी है। आज ही PMLN के सदर नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम सियासी और हुकूमती क़यादत और इदारों को मिल बैठकर फैसले करने होंगे। लेकिन इसी इजलास PMLN के सरकर्दा रहनुमा क्या कह रहे थे, जरा वो भी सुनिए। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफी नहीं मांगते। 9 मई पाकिस्तान का 9 सितंबर था कि जिस दिन एक जमात ने वो कुछ किया जो आज तक पाकिस्तान के दहशत गर्दों को भी करने की जुर्रत नहीं हुई थी। अचकज़ई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी आप हक में नहीं है। अब सवाल तो ये है कि इन बयानात से क्या पैगाम दिया जा रहा है। एक तरफ PTI फॉर्म 47 वाली हुकूमत से बात नहीं करना चाहती और दूसरी तरफ 9 मई पर माफी के बाद ही बात आगे बढ़ाने की शर्त है। तो फिर कौन सी सियासी क़यादत होगी जो इदारों के साथ मिल बैठकर अवाम को रिलीफ देगी? क्या एक बार फिर बातचीत के नाम पर सिर्फ लिप सर्विस हो रही है और कुछ नहीं? ये कुछ सवालात हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। राना अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नसरुल्लाह मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ ही देर में हमें नईम हैदर पंचोता साहब भी ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। गुफ्तगू का आगाज़ राना साहब आपसे करती हूँ। राना साहब, अब जो हम चीज़ें देख रहे हैं, जिस किस्म के बयानात, अब एक तरफ जो है वो क़यादत बात करने की बात कर रही है, बातचीत का मैंडेट जो है वो देने जा रही है महमूद खान अचकज़ई साहब को, रात दे दिया है महमूद खान अचकज़ई साहब को। दूसरी तरफ आपकी सीनियर लीडरशिप जो है उनके बयानात में ऑलरेडी सुनवा चुकी हूँ। अब मसला ये है कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, PTI एक रियलिटी है और मसला ये है कि PTI के साथ अगर मसले हल नहीं हुए तो सियासी इस्तेकाम तो बिल्कुल ही नहीं आएगा और सियासी इस्तेकाम अगर नहीं आएगा तो सियासी इस्तेकाम उस माशी इस्तेकाम का जामिन है जो इस मुल्क को बहुत बुरी तरह से दरकार है। तो किस तरह चीज़ें फिर आगे बढ़ेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें,
बातचीत की ऑफर तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे दी थी कि मुल्क की बका और तरक्की के लिए हमें इकट्ठे बैठ जाना चाहिए, और उस ऑफर को भी रद्द कर दिया गया। बातचीत पीटीआई के साथ तो बेइंतहाशा दफा जब भी पीटीआई ने कोई ऐसा कमेटी बनाई या कोई वक्त बनाया कि ये खान साहब के बिहाफ पे बातचीत करेंगे, और बातचीत किसी कंक्लूजन पे जब भी पहुंची तो आखिर में जो है खान साहब जो है वो कलीन जो है वो लोगों के पैरों तले खींच देते थे और वो बेमानी बातचीत हो जाती थी। तो बातचीत की अगर कोई रेजिस्टेंस है तो वो खान साहब फर्द वाहिद की तरफ से होती रही है, और अभी भी उनका स्टांस यही है कि वो सियासी फरीकों से बात करना ही नहीं चाहते, और वो बातचीत जो है एस्टैब्लिशमेंट की आर्मी से करना चाहते हैं। बहरहाल हुकूमत के जिन लोगों के आपने बयान सुनाए वो सीनियर क़यादत है, और वो हर एक के दिल में मेंशन है कि ये एक ऐसी जमात है जिसने हमेशा इंतशार की, नफरत की सियासत, पोलराइजेशन की सियासत की है, और उस बुनियाद, उस हिस्ट्री के बुनियाद पे, और जो पहले इनसे मुज़ाकरा एक दफा नहीं दर्जनों दफा होते रहे, और उनके जो फेलियर है वो सबके जहन में वो चीज है, और वो फिर रिफ्लेक्ट भी रान साहब, माय अपॉलॉजीज फॉर इंटरजेक्टिंग, बट मसला ये है कि आप ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो कालीन खींच दिया करते थे, बट दूसरी साइड पे ये भी है कि आपने बातचीत की ऑफर की और उसके बाद बैन का भी बैन हुआ, ठीक है, ये भी कहा गया इस पार्टी को जो है वो बैन कर दिया जाएगा। उसके बाद एक तरफ अगर हम CBMs कोई देना चाह रहे हैं, एक तरफ हम इस तरह की, वी आर एक्सटेंडिंग एन ऑलिव ब्रांच, द गवर्नमेंट इज एक्सटेंडिंग एन ऑलिव ब्रांच, पर दूसरी साइड पे फिर नए केसेस भी जो हैं वो बनते जा रहे हैं। अगर उनको कोर्ट से रिलीफ मिलती है तो नए केसेस भी बनते जा रहे हैं। तो उस माहौल में बातचीत का माहौल तो नहीं बनेगा, या अगर हम ये कहें कि बातचीत बेहतर, ये मतलब बातचीत किसी किनारे पे लगे, कुछ इसमें से हतमी कोई फैसला हो, तो वो तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज एक तरफ आप लोग बैन लगाने की बात करते हैं, नए केसेस बना रहे हैं, दूसरी तरफ यू एक्सटेंडिंग एन ऑलिव ब्रांच, द टू थिंग्स डोंट गो टुगेदर। वी हैव टू डिफरेंशिएट। गवर्नमेंट के पास अगर कोई कानून तोड़ा गया है, अगर 9 मई के वाकयात हैं या साइफर का है या दीगर जो भी मामलात जिसको पीटीआई आज फेस कर रही है, अगर उन्होंने कानून हाथ में किया है तो गवर्नमेंट का ये फर्ज है कि वो कानूनी कार्रवाई करे और उसको आगे लेके बढ़े। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफर करती है बातचीत की तो उसको उसकी आगे शराइत रखना कि शराइत नंबर 1 से लेके शराइत नंबर 10 तक, जब तक ये चीजें पूरी नहीं होती हम बातचीत नहीं करेंगे। गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट के एक्शन है वो अगर वो गवर्नमेंट के पास शवाहिद है, एविडेंस है, और वो उसके मुताबिक अगर कोई केस बनाती है या उसको फॉलो थ्रू करती है, लेकिन अगर जहां ऑफर है गवर्नमेंट की बातचीत करना, उसको तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया ना पीटीआई ने। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेती तो जो बिल्कुल वो बॉल जो है, लेट मी रिफ्रेश योर मेमोरी। एक तो 1.5 साल बाद हुकूमत को ये ख्याल आया कि जी अब शवाहिद जो हैं वो आ गए और पीटीआई को जो है वो बैन करना चाहिए। इससे पहले इलेक्शन भी हो गए, इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर की ऑफर भी आ गई, उसके बाद एकदम से जो है जब नजर आया कोर्ट से रिलीफ मिल रही है, सो दैट सीम लाइक एन आफ्टर थॉट, एनीवन कुड जस्ट गेस के व्हाट्स हैपनिंग है। ये आपकी एक आफ्टर थॉट की उसमें नजर आ रही थी बिकॉज पीटीआई को रिलीफ मिलना शुरू हो गई है। मतलब एकदम से आपको 9 मई को गुजरे 1.5 साल हो गए, देन यू रिमेंबर कि जी एक दहशतगर्द जमात है, इसको हमने बैन करना है। सो दैट डिड सीम लाइक एन आफ्टर थॉट क्योंकि रिलीफ आ रही थी। तो ये दोनों चीजें साथ साथ तो नहीं चल सकती ना फिर। देखिए, ये तो हमारा बिल्कुल ख्याल है कि पीटीआई पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम करती रही है, और जब वो लॉबियस्ट हायर करती है बाहर पाकिस्तान की साख खराब करने के लिए तो उससे पाकिस्तान को कोई फायदा तो नहीं हो रहा। जब आप IMF को खत लिखते हैं, GSP प्लस को आपका सोशल मीडिया, तो हमारा वो अगर एविडेंस बेस्ड अगर हम समझते हैं कि उसके बाद इलेक्शन हो गया ना, फिर उसके बाद इलेक्शन हो गया, सारा कुछ हो गया, यू एक्सटेंडेड एन ऑलिव ब्रांच टू देम, सो यू नो दैट्स इट। जी 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 इलेक्शन का ये मतलब नहीं है कि आपने अगर कोई कानून वायलेट किया है तो वो खत्म हो गया। इलेक्शन का मतलब है कि मेरा मतलब है कि कानून वायलेट किए हुए, इलेक्शन से पहले कानून वायलेट हुआ, उसके बाद आपने ऑलिव ब्रांच भी एक्सटेंड की, आपने कहा IML बैठ के बात करते हैं, फिर आपको याद आया इन पे बैन भी लगाना है। सो वो सारी चीजें जो है वो एक साथ नहीं चल सकती ना। मैं जरा पंचोता साहब को गुफ्तगू में शामिल करूं। पंचोता साहब, अब ये आज बातें बहुत ज्यादा हो रही है और महमूद खान साहब ने जो है वो उसकी, अचकज़ई साहब ने इसकी तस्दीक भी कर दी है कि एक गवर्नमेंट ने जो है वो अप्रोच किया है उनको और कहा है कि मीडिएटर का रोल जो है वो अदा करें। बट ये बताएं कि उनके पास मैंडेट कितना है
क्या मतलब वो सिर्फ पैगाम रसानी करेंगे या क्या, मतलब उनके पास क्या मैंडेट क्या है? ही इज जस्ट अ मैसेंजर क्या? क्योंकि ये तो बात जब जहाँ हुकूमती कैंप से आती है कि बहुत आगे तक मराहिल जो है वो मुज़ाकरात के तय हो जाया करते थे और उसके बाद इमरान खान साहब उनके नीचे से कालीन खींच लिया करते थे, तो ये अनफाउंडेड नहीं है उनका जो है ये एलिगेशन है या उनका खदशा है। तो ये बताइए कि क्या मैंडेट क्या है महमूद खान साहब के पास इस वक्त? देखिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारी, आपने मुझे मौका दिया। पहली बात तो ये है, मैं सुन रहा था एहसान साहब की बातें, ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साख खराब की है। साख हमने खराब की है या जिन्होंने डाका डाला है मुल्क के अंदर इलेक्शन के अंदर उन्होंने खराब की है? साख हमने खराब की है कि जो अभी भी इमरान खान अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो यहाँ से एक मुनज़्ज़म कैंपेन की जा रही है कि हमारे मुल्क का कोई बंदा जो है वो जाकर इलेक्शन है। साख हमने खराब की है कि या इन्होंने की है कि मुल्क के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन हुई है, पूरी दुनिया ने कहा है कि आप ये क्या तमाशा कर रहे हैं। साख हमने खराब की है या आपने की है। आज भी सेनेटर मुश्ताक को इस वजह से गिरफ्तार किया गया कि वो फलस्तीन के हक में है, उसने एहतजाज किया। साख हमने खराब की है या आपने की है कि मुल्क के अंदर जो है आइन कानून की धज्जियां उड़ाई गई, जजेस को प्रेशराइज किया गया, उनके घरों में कैमरे लगाए गए, उनको ट्रांसफर किया गया कि आप इधर ना आए, उनको घरों में इस्तीफे देने पर उन्हें मजबूर किया गया और पूरी दुनिया में जगह आई। साख हमने खराब की और इसी तरह से मुकम्मल लिस्ट है। सेकंड बात यह है जहां पर बात की जा रही है जी कि महमूद अली साहब के क्या पास, उनके पास क्या किस तरह का इख्तियार है। पहली बात तो यह है कि हमारा जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, जो हमारा इत्तेहाद है, उसके मुताबिक जो है वो सरबराह हैं उस चीज़ के, ठीक है जी। नंबर 2 बात यह है कि उनको बातचीत के हवाले से खान साहब ने बिल्कुल मैंडेट जो है वो दिया हुआ है कि आप बातचीत करें, लेकिन पॉलिटिकल जमातों से। अब पॉलिटिकल जमातों में क्या ये जमातें आती हैं जिन्होंने मैंडेट के ऊपर डाका डाला है? और सेकंड बात यह है कि इमरान खान साहब से जब भी बात की जाती है इन 3 जमातों के हवाले से जिन्होंने मैंडेट चोरी किया हुआ है, तो हमेशा आगे से कहते हैं कि अगर हम इनसे बात करेंगे ये तो घर चले जाएंगे। उस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें सीट जो है आनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैंडेट है सबसे पहले अगर मैंडेट इन्होंने तस्लीम कर लिया तो वो तो सूरत इस बात के ऊपर नहीं मुतफिक होंगे कि इनका मैंडेट तस्लीम, तो पहली बात से ही आगाज नहीं हो सकता। और सेकंड बात फिर डेफिनेटली उसके अंदर खान साहब की राय है या दीगर चीजें हैं या मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है, तीनों चीजें जो हैं इसके ऊपर इनके साथ किसी सूरत इत्तेफाक नहीं है। इसी वजह से वो कहते हैं कि जिन्होंने इनको आकर बिठाया है, जिन्होंने इनको आकर फॉर्म 47 के मुताबिक जितवाया, उनसे हम बात इस हद तक करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती होना चाहिए। जो एक सियासी विंग है फौज का वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि पॉलिटिकल मामलात में ना उन्हें मुदाखलत करनी चाहिए, ना किसी चीज का हिस्सा। फिर किससे बातचीत? महमूद खान अचकज़ई साहब किससे बात करेंगे? बिकॉज पहले उनको नुमाइंदा बनाया गया, कहा गया कि जी वो फौज को कहा गया हमारे नुमाइंदे जो है महमूद खान साहब हैं, आप अपना नुमाइंदा जो है मुकर्रर करें, को बातचीत करते हैं। वहाँ से जब ना आ गई फिर कहा गया जी पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज आई बिलीव ये 3 जो पार्टीज हैं, MQM है, पीपल्स पार्टी है, PMLN, इनसे आप बात नहीं करेंगे, तो फिर ये बात किससे करेंगे? मतलब मौलाना फजलुर रहमान से बात करेंगे, किससे बात करेंगे? जिन दो पार्टीज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है उनसे तो बात नहीं करनी, तो मामला तो फिर आगे नहीं चलेगा। फिर ये तो वैसे ही देखिए, मैं उसके ऊपर हुआ कि जो जमात रूल ऑफ लॉ के ऊपर रखती है, यकीन रखती है, तो डेफिनेटली उससे बात होगी। जो रूल ऑफ लॉ के ऊपर नहीं रखती, फॉर एग्जाम्पल मौलाना साहब हैं, अब उनके साथ बातचीत हमारी चलती भी रहती है और किसी जगह पर जाकर इतफाक भी होकर और फिर वो हिस्सा भी बनेंगे। इसी तरह से अगर देखा जाए जमात इस्लामी है या दीगर जमातें हैं तो उनके साथ हो सकती है, लेकिन इनके साथ नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो रूल ऑफ लॉ के लिए जंग लड़ ही नहीं रही है, तो अपने इक़्तिदार तो फिर ना ही समझे ना, फिर मामला तो कहीं आगे नहीं जाएंगे। दैट मीन्स कि फिर मामला कहीं आगे नहीं जाएंगे, कहीं मामला आगे जाते हुए नजर नहीं आ रहे अगर इनसे बात नहीं करनी। क्योंकि जहां आप दस्तक दे रहे हैं वहां से तो आवाज आई है कि हुकूमत वक्त से बात कीजिए, जहां आप दस्तक देना चाह रहे हैं। जी देखिए, बात है ना कि वो तो डेफिनेटली उन्होंने इस वजह से इग्नोर की, क्योंकि आपको पता ही है कि गठजोड़ जो है इनके साथ बना हुआ है, और हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल गठजोड़ नहीं होना चाहिए ना। हम ये कहते हैं कि हमारे साथ गठजोड़ बना है, हम तो ये कहते हैं मुल्क की बका के लिए आप जो है आपको देखना पड़ेगा कि इस वक्त मईशत क्या है, इस वक्त बेरोजगारी किस स्टेज पर पहुंच गई है, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को कोई तैयार नहीं है, मुल्क से लोग बेरोजगारी की वजह से बाहर जा रहे हैं और मुल्क मुआशी तौर पर तबाही की दहाने के ऊपर जा रहे हैं, और वही हालात हो रहे हैं जो तो इन हालात से बचाया जाए और देखा जाए कि अवाम की राय क्या है, अवाम क्या चाहती है, अवाम जो फैसले करती है अवाम को फैसला करने दिया जाए, ना कि फर्द वायदे के दायरे में। अवाम की कब किसी ने सुनी है? ना 18 में सुनी, ना 23 में, ना 24 में सुनी। अवाम की कब किसी ने सुनी है? तो ये बात तो अगर खोलने गए ना तो ये दूर तलक जाएगी। जरा मलिक साहब को शामिल करती हूँ गुफ्तगू में। मलिक साहब, अब आपने ये एक तो चीज़ वाज़े नज़र आ रही है, इस्टेब्लिशमेंट जहाँ PTI दस्तक दे रही है वो कहती है कि जी 9 मई के
जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे, 9 मई पर जब तक माफ़ी नहीं होगी, माफ़ी नहीं मांगी जाएगी खान साहब की जानिब से, तब तक हम आगे नहीं चल सकते। मैसेजिंग यहाँ से वहाँ से यही आ रही है। खान साहब वो कहते जी मैं माफ़ी क्यों मांगूं, मुझसे जो है वो माफ़ी मांगी जाए। अब इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, और आज ये जो नॉमिनेशन हुई है महमूद खान अचकजई साहब की, जिस पे खदशा भी यही था कि पीटीआई के जो लोग हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, पीटीआई का जो वोटर कैंप है, जो उनका सपोर्टर कैंप है, वहाँ से बहुत प्रेशर आता है और उसकी वजह से ये बेल मंडे नहीं चढ़ती नज़र आ रही। लेकिन अब ये एक्सट्रीम पोजिशंस आपको नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी कि मामला जो है सुलझाव की तरफ जाए? देखिए, मैं अभी सुन रहा था, दोनों मेरे बड़े काबिल एहतराम दोस्त भाई हैं, वो किसी ने बड़ा खूबसूरत शेर है ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पेशेमा का पेशेमा होना। यानी कितनी अच्छी लगती है हमें ये बातें सुन के अपने सियासी रहनुमाओं से कि सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को मुल्की मामलात में जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन तब नहीं होना चाहिए जब वो अपोजिशन में बैठे हो। Absolutely. जब वो हुकूमत में आ जाएं और जब उन्हें हुकूमत लेने की ज़रूरत पड़े, उस वक्त ये कंधा मुयस्सर होना चाहिए। यानी इस कंधे के बगैर आप इक़्तिदार में आने को तैयार नहीं होते, लेकिन जब ये कंधा निकल जाए आपको ये नज़र आता है कि नहीं जी अब ये कंधा किसी और के पास चला गया है, इसलिए ये कंधा बिल्कुल दुरुस्त मामला नहीं है। दूसरी सियासत का अलमिया एक और देखिए, महमूद खान अचकजई साहब मुज़ाकरात करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसलिए कि तहरीक इंसाफ जो है वो चोरों डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग से मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, इसलिए कि उन्होंने उनका मैंडेट चुराया है। लेकिन अचकजई साहब जाके उनके बिहार पर मुज़ाकरात करेंगे। आपको मैं माजी में एक वाक़या आपको याद है, सबको, मेरे राना साहब को भी पता है, सेनेट का इलेक्शन आ गए, पीटीआई ने वोट देने का फैसला कर लिया, लेकिन सोचा अब ये कैसे थूका हुआ चाटें कि हम तो कह चुके हैं पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे, नून लीग के साथ नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा चले हमने अपने वोट जो हैं वो कदूस बजंजो साहब को दे दिए, कदूस बजंजो साहब ये वोट ले जाकर सलीम माडवी वाला साहब को दे दें, वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन जाएं और जनाब सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब में हमारे वोट इस्तेमाल कर लें। तो गोया हम पब्लिक को, अपने कारकुनों को बेवकूफ़ बना लेंगे कि हमने बराह रास्त तो सपोर्ट नहीं की ना जी, हमने बजंजो साहब को वोट दे दिए थे, उन्होंने इस्तेमाल कर लिए। भाई अगर आपके बिहाफ पे पीपल्स पार्टी से या नून लीग से अचकजई साहब मुज़ाकरात करेंगे तो क्या पीटीआई के मुज़ाकरात नहीं होंगे? फिर आप कहते थे हम मौलाना फजल रहमान से बातचीत नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान के दर पे जाके ऐसे बैठे हुए हैं कि जूते पकड़ने को तैयार हैं कि खुदा के लिए आ जाएं, अगरचे हुकूमत भी उनके दर पे पहुंची हुई है। उनके दर पे तो आजकल हर कोई हाजिरी दे रहा है, वो तो बड़ा आजकल हलचल वहां पे काफी हो रही है। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये सियासत में मुनाफिकत नहीं तो और क्या है? यानी आप खुलकर सामने भी नहीं आना चाहते और कहते नहीं जी, एक तरफ आप कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, दरवाजा खटखटाते रहेंगे, ये अल्फाज हैं, हम दरवाजा खटखटाते रहेंगे आरिफ अलवी साहब के एग्जैक्ट अल्फाज में आपको सुना रहा हूं। अगर दरवाजा बंद भी हम ना करते रहेंगे कि हमसे बातचीत करो, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा हम बातचीत नहीं करना चाहते। अब उसका तिकाकार ढूंढा क्योंकि पीटीआई कह चुकी थी कि इन दोनों जमातों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अचकजई साहब दरमियान में आ गए। और दूसरी तरफ देखिए, यानी मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात कर लेनी चाहिए, मुल्की मसाइल के लिए मिल बैठना चाहिए, सारी सियासी जमातें तमाम इदारे मिल बैठे। ख्वाजा आसिफ साहब और एहसन इकबाल साहब कहते हैं मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है जब तक 9 मई के हवाले से माफ़ी नहीं मांगी जाएगी। और भाई आप अपनी पार्टी के अंदर कंसेंसस पैदा कर लो, मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने। पीटीआई कंसेंसस पैदा कर ले, मुज़ाकरात करने नहीं करने। अब केपीके के अंदर जब एक धड़ा कहता है मौलाना फजल रहमान के पास क्यों जाते हैं, दूसरा धड़ा कहता है जाना चाहिए। यानी सियासत का हमारे यहाँ इस हद तक जो है इसके अंदर मुनाफिकत अब दर आई है कि अब ये फैसला करना ही मुश्किल हो गया कि कौन क्या चाहता है। अब जिस मुज़ाकरात की बात मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं कि जी वो सिख यूनिट जो हैं, जो हमारे ऊपर बोझ बने हुए हैं, उनको बेचना है। अब ये भी तारीख गवाह इस बात की, इमरान खान साहब धरना देने चले गए थे स्टील मिल के बाहर, नहीं बेचने देंगे। जरदारी साहब पीआईए को प्राइवेटाइज कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून ने कहा नहीं करने देंगे। आज मियां नवाज शरीफ साहब करना चाहते हैं, उन्हें सियासी जमातों की हमायत चाहिए। शहबाज शरीफ साहब बेचना चाहते हैं, उन्हें सियासी जमातों की हमायत चाहिए। ये सारे सिख यूनिट इन सियासी जमातों ने, इन हुक्मरानों ने खुद अपनी मर्जी से नहीं बेचने दिए एक दूसरे की मुखालफत में, और आज इस वजह से आप गरीब आदमी मर रहा है और गरीब आदमी आज 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है। यानी कोई पूछने वाला है इनसे नहीं। लेकिन भाई आप अपनी सियासत की खातिर सॉल्यूशन फिर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यही तो बात हम जो है वो करना आगे जाके मैं यही करना चाह रही थी कि वो जो एक टर्म जो है वो बड़ा बज़वर्ड आजकल बना हुआ है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी।
लेकिन अगर उसको हकीकी मायनों में देखा जाए, ये सिर्फ एक एक लफ्ज़ नहीं है, इसको डेप्थ में जाके देखें तो यही बातें जो आप अभी कह रहे हैं कि अगर मुल्क के लिए बेहतर है कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो बढ़ानी है तो कोई धरना करने ना निकला है, सबके लिए जाता है, अक्रॉस द बोर्ड जाता है। 6 यूनिट से उनको बेचना है तो अपनी सियासत चमकाने के लिए आप आगे ना आ जाएं। मतलब ये सारी वही चीज़ें, लेकिन बात वही है जो आपने कर दी है, जो आपने पहले की, कि जब हम हुकूमत में होते हैं तो हमारी तरजीहात और होती हैं, जब हम अपोजिशन में होते हैं तो तरजीहात और होती हैं। ये जो मिल बैठ के मुल्क को आगे ले जाने की बात है ना, इस पर कोई नहीं सोचता, सब अपने पर्सनल वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। अपने वोटर को माइल्ड कैसे किया जाए, ताजरों का मामला देख लें, इसी तरह जो है सारा चल रहा है। हैविंग सेड दैट, इसकी सोल्यूशन क्या लग रही है? फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आएगी? मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात किसी तरीके से हो सकेंगे, ये बातचीत होती रहेगी, क्योंकि संजीदगी मुझे नजर नहीं आती। देखिए, अगर मुज़ाकरात होने, एजेंडा क्या होगा? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ये वाजे कर देना कि एजेंडा क्या होगा। पीटीआई कम से कम अपना एजेंडा वाजे कर दे कि हम इस एजेंडे पे मुज़ाकरात करेंगे। उस एजेंडे में क्या शामिल है? हुकूमत कहती है इमरान खान साहब एनआरओ चाहते हैं, वो अपनी रिहाई चाहते हैं, मुझे रिहा कर दिया जाए, और इमरान खान साहब चाहते हैं कि नहीं, ये अपनी सीटें बचाना चाहते हैं। भाई किसी न किसी एक एजेंडे पे आके बातचीत करें। 2018 की हुकूमत बनी, उस पर सवालात उठे, उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई। पंजाब में तो उनकी अक्सरियती जमात नहीं थी, अक्सरियती जमात बना दी गई, लेकिन इसके बावजूद जो है आपकी हुकूमत में अपोजिशन और हुकूमत पार्लियामेंट में मौजूद थी, एक किरदार अदा करती थी। खान साहब ने तो ये मामला खत्म कर दिया था। चले आप मिल बैठना चाहते हैं, लेकिन एजेंडा वाजे करें कौम के सामने कि आपका एजेंडा क्या, आवाम का एजेंडा है या अपनी जातियात का एजेंडा है, लेकिन हुकूमत हो या अपोजिशन। सही, बिल्कुल ठीक है, दोनों कैंप्स में जो है कंफ्यूजन नजर आती है। राना साहब, आपकी तरफ आती हूँ। इस वक्त जो तासुर मिल रहा है ना, वो ये है कि चाहे आप मुज़ाकरात करना चाहें या ना करना चाहें, इवन खैर पीटीआई करना चाहे ना करना चाहे, लेकिन मुल्क को इन मुज़ाकरात की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज वो जो इन्वेस्टमेंट ये प्रॉमिस किया गया था कि जी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, चीज़ें रोल ओवर हो जाएंगी, IMF जो शराइत पे जिन पे अड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो है आगे चीज़ें नहीं बढ़ रही, वो बहुत ज़रूरी है कि ये पॉलिटिकल इस्तेकाम जो है वो आए। क्योंकि बार बार आपको बाहर से जब भी किसी ने आना होता है, समेत IMF के, समेत चाइना के, सब आपसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। किसी को ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आज अगर ये हुकूमत कुछ कोई मुआहदे करके जा रही है तो 4 महीने बाद ये सस्टेन करेगी और अगली गवर्नमेंट इसको ऑनर करेगी। नहीं, देखें, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि IMF की स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद अब बोर्ड ने फैसला करना है, तो उसमें कोई रुकावट नहीं नजर आ रही। एक पहले अगस्त में आना था, फिर सितंबर में होना है, वो डिले होता जा रहा है और इस पे खदशात ये हैं अगर सितंबर में भी नहीं हुआ तो मिनी बजट आएगा। नहीं, देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट इस वक्त कंफर्टेबल है, गवर्नमेंट को कोई ऐसा कोई खतरा नहीं नजर आ रहा IMF के हवाले से। अभी मूडीज ने आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो पॉजिटिव कर दी है, स्टेबल से, और हमने एक प्रायर कंडीशन जिसके अंदर आपने जो एक्सटर्नल गैप है और जो रोल ओवर्स है उसको इंश्योर करना है, वो एक प्रोसेस आपके बायलैटरल पार्टनर से वो हो रहा है, और हम पर उम्मीद है कि सितंबर के अंदर और कंफर्टेबल है। इसमें भी बड़ी माजरत के साथ मैं अली परवेज मालिक साहब को कुछ दिन पहले सुन रही थी, जो रोल ओवर की बात है, क्योंकि जिन ममालिक से लिया हुआ है उन्होंने तो मना कर दिया कि जी हम तो नहीं करेंगे, तो अब ये कहा जा रहा है कमर्शियल बैंक्स की तरफ जा रहे हैं। सो गवर्नमेंट इज नॉट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन सर। नहीं, वी आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, और कोई रोल ओवर मना नहीं किया, किसी मुल्क ने रोल ओवर जो है उसको डिनाई नहीं किया, चाहे वो चाइना हो, सऊदीया हो या UAE हो। वो रोल ओवर्स इंशाल्लाह उनकी इंडोर्समेंट्स भी आ जाएंगी, और बाकी इस जो क्रेडिट रेटिंग हमारी बेहतर हुई है उससे हमारी जो एक्सेस है कैपिटल मार्केट्स में वो भी इंश्योर होगी। तो वी आर ऑन ट्रैक विद IMF, कोई ऐसा कोई उसमें नहीं है। मैं कुछ डिप्लोमेट्स हैं उनसे बात कर रही थी, वो इस वक्त ये बात कर रहे हैं, देन ऑफ कोर्स फिगर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट आई है 50 ईयर लोएस्ट स्टेप पे जा रही है। डिप्लोमेट्स ये बात कर रहे हैं कि हम इस वक्त अपने मैं उनसे पूछ रही थी कि बिजनेस आप लाने की, अगर बाहर से आपके लोग आके इन्वेस्ट करना चाहें, उन्होंने कहा जी जो इस वक्त एग्जिस्टिंग हमारी कंपनीज हैं जो ऑपरेट कर रही हैं उनको यहाँ रखना इतना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, नई इन्वेस्टमेंट किधर से लेके आए। एंड देन लाइक आई सेड फिगर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। 50 इयर्स की लोएस्ट आपकी जो FDI आ रही है यहाँ पे। नहीं, ऐसे नहीं है। अभी हमारे पास जो कमिटमेंट्स हैं वो सॉलिड कमिटमेंट्स हैं, तकरीबन $27 बिलियन की कमिटमेंट्स हैं, और उनको अनलॉक करने के लिए SIFC के जरिए कंसल्टेंट्स हायर हो चुके, और वो एक पाइपलाइन डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर फीजिबिलिटीज तैयार होंगी, उनको बैंकेबल बनाया जाएगा, जिसके जरिए इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये चीजें जो हैं इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही हैं। रुपया आपका स्टेबल है,
आपको ओवरऑल आपकी स्टॉक मार्केट आपके सामने है, इट टेल्स यू द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ओवरऑल आपकी दुनिया में क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो रही है, तो चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, बदतरी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रही। और ये ऐसा जो तासुर बनाया जा रहा है, ये तासुर जो एक अनसर्टेनिटी का बनाया जा रहा है, ये जानते बूझते हुए बनाया जा रहा है कि यहाँ जो बेहतरी और जो माशी स्टेबिलिटी है उसको अटैक किया जाए। लेकिन देखिए बात ये है कि गवर्नमेंट अपना रोल अदा करेगी। अब आपने मौकफ सुन लिया नईम पंचोता साहब का, अगर गवर्नमेंट परसू करती है चकजई साहब को तो वो एक पॉजिटिव नोट है। अगर शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस में बात की थी तो उस ऑफर को एंड में पीटीआई नहीं ठकराया था। तो ये चीज वाजे होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी जमात है जिसने पोलराइजेशन का माहौल बनाया है और वो कौन सी ऐसी जमात है जो आज भी अपने सियासी हरीफ के साथ बैठना नहीं चाहती। तो हम अपना काम कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट की आपने बात की, दीज थिंग्स विल टर्न अराउंड, इस पे काम हो रहा है, बेहतरीन काम हो रहा है। और आगे आपको नजर आएगा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो सऊदी इन्वेस्टमेंट हमें कमिटमेंट्स हैं, उन्होंने कहा है आप हमें बैंकेबल प्रोजेक्ट्स लेके आए जहां जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली और रेडी हो, तो हम उस पर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। तो लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि जब जो सऊदी विजिट है वो कैंसिल हुआ था, उसमें यही कहा गया था कि जी MOU साइन कर करके हम तंग आ चुके हैं, कोई आप टैंजिबल चीज हमें बताएं। वो हुकूमत के पास वो टैंजिबल प्लान नहीं था, अभी तक वो टैंजिबल प्लान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये बातें सुन सुन के कि सऊदी रिफाइनरी लग रही है, ये हमें खान साहब भी बहुत बातें सुनाया करते थे, वो चीजें नहीं हुई उस तरह। लाइकवाइज अभी जो अब लाइक आई सेड फिगर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, आपके टैक्स टारगेट्स अभी मिस हुए हैं। नहीं, कोई टैक्स टारगेट हमारा हमने अचीव किया है। जो टैक्स टारगेट 111 अरब इस वक्त शॉर्टफॉल है, चेक करवा लीजिए। नहीं, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से जुलाई का टैक्स टारगेट जो था वो हमने इसको अचीव किया है। जी क्वार्टर तो अभी मुकम्मल होना है ना जी, क्वार्टर तो अभी मुकम्मल होना है। अभी तो फर्स्ट क्वार्टर है, सितंबर में कंप्लीट होगा। आप अगर फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो पिछले साल का टैक्स टारगेट तो हमने उसको भी 100% अचीव किया है। बहरहाल जो इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रही हैं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको यही बता रहा हूं कि इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हायर हो चुके हैं, वो बैंकेबल फीजिबिलिटीज बना रहे हैं और फिर उन्हीं फीजिबिलिटीज की बेसिस पे जो सऊदी कमिटमेंट है, UAE की कमिटमेंट है, उसको हम अनलॉक करेंगे। चलें सर, हम भी दुआगो हैं क्योंकि फिलहाल कोई उस तरह चीज़ें नज़र नहीं आ रही, बट हम दुआगो हैं। नईम साहब की तरफ चलती हूँ। नईम साहब, आप अभी सुन रहे हैं जो भी बात कर रहे हैं, रान साहब जो बात कर रहे हैं, अगेन मैं आपकी गवर्नमेंट से भी ये शिकायत करती थी और इनसे भी यही शिकायत करती हूँ कि जब तक ये फंडामेंटल्स हम नहीं बदलेंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस हम नहीं लाएंगे, जिसमें आप आम आदमी पे टैक्स का बोझ जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं और जो फंडामेंटल्स है वो कहीं चेंज होने में आ ही नहीं रहे। मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जब भी कहीं जाते हैं, किसी से कर्जा मांगने जाते हैं या IMF के पास जाते हैं, तो IMF आपसे कहता है कि आप अपने टैक्स रिफॉर्म को तो बेहतर करें। ना ये अचीव कर सके, ना आप अचीव कर सके और ना ही ये अचीव कर पा रहे हैं। वो एक ताजर दोस्त स्कीम आई है, उसमें मसा जो है मेरा ख्याल है शायद 60,000 लोगों ने सिर्फ जो है वो उसमें साइन अप किया है और शायद 200 लोगों ने टैक्स पे किया है। ये तो अभी खबरें तो इसी तरह आ रही हैं। देखिए बात यह है कि जहां तक बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की, तो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट हटाई गई। हालांकि उस वक्त कोरोना भी आया हमारी गवर्नमेंट के अंदर, उस वक्त भी आपने देखा जब हटाई गई 6+ जो है GDP था। लेकिन जब इनकी हुकूमत आई और आप देख लें कि पेट्रोल कहाँ पर चला गया, डीजल कहाँ पर चला गया, खाने पीने की चीजें कहाँ पर चला, हर चीज ही महंगा। नंबर 2 बात यह है कि कर्जे लेकर, देखें कर्जा क्यों लेते हैं आप IMF से या किसी भी इदारे से? इसलिए लेते हैं कि मुल्क के अंदर आपका मुआशी इस्तेकाम आ सके। लेकिन मुआशी इस्तेकाम क्या कर्जा लेने से आता है? नो। कर्जे के साथ साथ मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना जरूरी है। कर्जे के साथ साथ ये होना जरूरी है कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेट हो, आपकी गवर्नमेंट जो है वो अवाम की नुमाइंदा गवर्नमेंट, अवाम ने उसको राय दी हो, अवाम के वोट जो है वो तस्लीम किया गया हो और उसके मुताबिक गवर्नमेंट बनाई जाए। जब मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है, अवाम जो है वो उन्होंने मैंडेट ही नहीं दिया, और जब मैंडेट चोर आकर बैठेंगे तो क्या वो ऐसी रिफॉर्म्स लाएंगे? आप सारा दिन देख लें कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए या इस फॉर्म 47 की हुकूमत की बात की जाए तो उनका सिर्फ टारगेट ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर केसेस कैसे बनाने हैं, उसको निकले नहीं देना, वकीलों के ऊपर पाबंदी लगानी है, वहां पर अंदर कैसे कंट्रोल करना है, बाहर कैसे मुकदमात बनाने हैं, वर्कर्स को कैसे गिरफ्तार करना है, जलसा कैसे उसके ऊपर अटैक करना है, जलसा क्यों नहीं होने देना, कैसे नहीं होने देना, रैलियां कैसे रोकनी है,
सारा टारगेट ही केसेस बनाने के ऊपर और एक जमात के ऊपर लगा हुआ हो, तो आपकी तवज्जो ही नहीं है उस तरफ कि आप मुल्क को आगे लेकर जा सकते हो या आपका मुल्क के हवाले से कोई आपके पास पॉलिसी हो, बिल्कुल नहीं है इनकी, और इनकी सारी तवज्जो से तो फिर आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, ना किसी सूरत जो है वो माशी इस्तेकाम आ सकता है। सेकंड बात ये रह गई कि जहां पर बात की जा रही है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने ये किया वो किया, वहां पर मैंडेट चोरी किया, ये किया, और इसके साथ बात ये है कि इस वक्त जो फार्म 47 के मुताबिक डाका डाला गया है ना, अब उसके बाद एक सिर्फ बयानिया बच गया कि 9 मई वाले हैं। जब भी आप बात करें ना कि आप फार्म 47 के मुताबिक जीते हुए या डाका डाला गया, तो आगे से कहा जाता है 9 मई वाले हैं। महंगाई का पूछें तो कहते हैं आप 9 मई वाले हैं। इनसे पूछें कि ये लोग क्यों मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, कहते हैं आप 9 मई वाले हैं। इनसे पूछें जी ये पेट्रोल क्यों महंगा होगा, आप 9 मई वाले हैं। इनसे कोई बात आप कर लेना तो ये आगे से मोड़ कर बात उस चीज के ऊपर लेकर आएंगे कि ये 9 महीनों ने किया। इनके पास कोई नहीं। और 9 मई की सूरत हाल ये है कि आज भी सरगोदा का ATC का जो जज था उसे ट्रांसफर कर दिया गया। इसी तरह से रावलपिंडी में वैसे बड़ी माजरत के साथ पंचोता साहब, ये जो जुडिशरी में इंटरफेरेंस है ना, ये तो आपके टाइम पे भी जो है वो हो रही थी और बहुत ब्लेटेंटली हो रही थी। वही जो मैं मलिक साहब की उसी बात पे जाऊंगी कि जब हम हुकूमत में होते हैं हमें सारी चीजें जो है बड़ी अच्छी लगती हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, हमने तो नहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धावा बोला था, हमने तो नहीं कहा था कि हमारी फौज जो है वो मुंबई हमलों के अंदर इन्वॉल्व है, हमने तो नहीं जो मॉडल टाउन के अंदर लाशें गिराई थी, हमने तो नहीं ऐसा किया था कि आप इनके ऊपर 200 मुकदमात वो बना दें, दफा 144 के ऊपर, इनके जलसे के ऊपर पाबंदी है। फौज पे तो जो आप बातें कर रहे हैं उस पे तो इंडिया, आप जो आज बातें इंडिया करता है वो बातें उनकी बातें जो है वो आप लोग कर रहे हैं और वो ऐसे उसको उठा रहे हैं, उछाल रहे हैं कि जिसकी याद नहीं है। तो फौज को तो मेरा ख्याल है छोड़ ही दें। जुडिशरी में जो इंटरफेरेंस है वो आपने भी की। मतलब अनफॉर्चुनेटली इस बिगाड़ के लिए ना, अगर हम कहें कि जी एक पार्टी को रिस्पॉन्सिबल है, कोई एक पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं, कलेक्टिवली आप सब रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए मारिया, मुझे ये एक बता दें, कोई एक एग्जांपल दे दें जहां पर हमने किसी जज को ट्रांसफर करके किसी और अदालत में भेजो। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो काजी फायज ईसा साहब, काजी फायज ईसा साहब सबसे बड़ा चीज है जिस पे बाद में आपकी हुकूमत ने कहा जी हमने तो नहीं किया था। कोर्ट को लेटर लिख रहे हो कि जनाब ये मुदाखलत हो रही है, हमें इंटरफेरेंस की जा रही है और हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है। और हमने कहा सिद्दीकी साहब ने क्या कहा था, उससे कौन मुस्तफीद हुआ? शौकत सिद्दीकी साहब का जो सारा किस्सा था, जो उन्होंने सारे किस्सा कहानी बताई, कौन उनके घर आया, क्या हुआ, उससे कौन मुस्तफीद हुआ? एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिशियरीज तो आप थे, ठीक है। उसके बाद वो जज अरशद साहब जो हैं, जो अल्लाह मियां को प्यारे हो गए, उनकी क्या कहानी थी वो आपके सामने है। मतलब ये एक भरी पड़ी है ये। मतलब आप ये नहीं कह सकते काजी फायज साहब के खिलाफ जो आप लोगों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किया, उसके बाद बड़े पहले प्रेसिडेंट साहब उसकी ओनरशिप लेते थे, प्राइम मिनिस्टर ओनरशिप लेते थे, जैसे हुकूमत गई सबने ओनरशिप भी लेनी बंद कर दी, गलत फैसला हो गया जी, हमने तो नहीं किया था। तो ये तो चीजें आप सब ने की है ना सर, ऐसे तो ना कहें। देखिए बात ये है कि ये सारी जो चीजें आप मुझे गिनवा रही हैं या काजी फायज साहब के बारे में बता रही हैं, खान साहब ने बड़ा इसके ऊपर क्लियर अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं और उन्होंने बताया कि उस वक्त भी किसने ये करवाया था और गलत हुआ। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि आज भी अगर जो बाद में याद आए चीज, जो बाद में जिस वक्त आपका वक्त जो है वो बदल जाए, जिस वक्त आपके साथ चीजें ना, उस वक्त आप कहें जी गलत हो गई चीज और ये फलाने ने करवाया था, तो ये ब्लेम गेम तो नहीं चलती ना। दैट मींस के फिर आप ये मानते हैं कि आप उनके पपेट्स थे उस वक्त आपकी इतनी कलूजन थी कि जो वो कहते थे आप मान रहे थे। आज आप कहते हैं जी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, हमें एक पॉलिटिकली जो है वो हुकूमत को काम करने देना चाहिए। उस वक्त तो आपका उनके बगैर गुजारा ही नहीं था। देखिए बात यह है कि अगर हम बिल्कुल उनके ऊपर मनोअन कर रहे होते तो आज हम इक़्तिदार से बाहर ना होते, हमें बाहर ना निकल। हम कहते कि ठीक है जी अड्डे भी दे दी जाए, ठीक है जी कोई जैसे अमेरिका बाहर से कहता है आप उस हिसाब से मुल्क चलाएं, हम कोई रेजिस्टेंस ना करते, हम ना कहते कि गुलामी जो है हम उसको जो है ना मंजूर करें, तो फिर डेफिनेटली हम भी इक़्तिदार में बैठे होते। और यहाँ पर अब तो जजेस जो है वो भी महफूज नहीं रह गए ना। सबसे जो एक मैं समझता हूँ कि माशरे के अंदर एक बनाया जाता है कि एक जुडिशरी जो है वो इंसाफ चले। पंचोता साहब, काश ये सारी चीजें ना हमारे हुक्मरानों को जिस वक्त वो हुकूमत में होते हैं सारी चीजें याद आएं और इन पे इम्प्लीमेंट भी करें, इन पे चले। फिर ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेनी पंचोता साहब, फिर मलिक साहब के पास जाऊंगी, ब्रेक से वापस आते हैं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नसरुल्लाह मलिक साहब की तरफ चलती हूँ। मलिक साहब, चाहे हम जो मर्जी कर लें, इस वक्त हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारी मईशत है।
अभी जैसे मैं राणा साहब से पूछ रही थी और पंचोता साहब से भी कि क्या वजह है कि हम ताजरों से इतना ज़्यादा जो है वो ब्लैकमेल हो जाते हैं, मतलब हम उनको ये ताजर दोस्त जिसको हम कह रहे हैं जी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन स्कीम, हम उनके लिए वो जो है वो मुतारिफ करा रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वो आके खुद रजिस्टर करें, बल्कि लिटरली उनको हम मतलब हम बस उनके तरले नहीं डाल रहे, हर कुछ बाकी हम कुछ कर रहे हैं कि जी किसी तरह वो रजिस्टर हो जाए, जबकि हमारा सारा जो प्रॉब्लम है, हम ये 2-2 अरब के पीछे जो है वो हम IMF की डिक्टेशन ले रहे हैं। इस मुल्क के इतने बड़े मुल्क के लिए $2 अरब क्या है जिसकी हम ये ट्रांच का जो इंतजार कर रहे हैं? अगर हमारे फंडामेंटल्स ठीक हो जाएं, अगर हमारे ताजर जो हैं ये टैक्सेस देना शुरू कर दें, क्या ये गवर्नमेंट इतना लीनियंट क्यों होती है और हर गवर्नमेंट इन पे इतनी लीनियंट क्यों होती है, क्या वजह है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ सियासत कंप्रोमाइज्ड होती है। हमारे यहाँ सियासी जो हुकूमतें होती हैं वो चाहती ये हैं कि उनको हर तबके से सपोर्ट मिले, ख़ास तौर पर मालदार तबकात उनके साथ मिल जाते हैं। ये जो इशराफिया की सियासत होती है वो ऐसी ही होती है। इशराफिया जो है वो हुकूमत के साथ मिल के अपनी दौलत में इजाफा करता चला जाता है, टैक्स चोरी करता है और आम आदमी के ऊपर टैक्सों का बोझ लग जाता है। देखिए अभी जो पंजोता साहब जिसका जिक्र कर रहे थे कि इस हुकूमत का काम है मुकदमात बनाना, आपकी हुकूमत का काम भी मुकदमात बनाना था। शाहिद खकान अब्बासी को अंदर कर दो, हनीफ अब्बासी को अंदर कर दो, राना सनाला को अंदर कर दो, मिफ्ता इस्माइल को अंदर कर दो, तमाम लोगों को अपने मुखालफिन को जेलों में भेज दें। और टैक्स लगाने की जब बात आती है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत टैक्स लगाना चाहती थी उस तरीके से जिसका वो दावा करती है, ना PMLN की हुकूमत लगाना चाहती है, ना पीपल्स पार्टी लगाना चाहती है। और तीनों जमातों के मंशूर में ये बात लिखी हुई है कि हर किस्म की आमदन पर टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन ये टैक्स नुसला मलिक और डॉक्टर मारिया जुल्फकार की तनख्वाह से काट काट के इस मुल्क को चला रहे हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि ये जो बड़े बड़े शाफियाँ हैं, बड़े बड़े सरमायादार हैं, ये उनको रिलीफ देते हैं। ताजर इनकी सपोर्ट में होते हैं हर हुकूमत की। आपने देखा ना ताजर तंजीमें बदल जाती हैं जब हुकूमत बदलती है। जी ऐसे ही। अब लाहौर की मिसाल ले लें, मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ। जब PTI की हुकूमत आई वहाँ PTI के झंडे लग गए, PMLN की हुकूमत आई उनकी दुकानों के बाहर PMLN के झंडे लग गए। कल पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, वो झंडे लगा लेंगे। जिस मुल्क के अंदर ट्रेडर्स टैक्स न देते हों, जिस मुल्क के अंदर आपके बड़े बड़े इंपोर्टर्स टैक्स में चोरी करते हों, जहाँ एग्रीकल्चर टैक्स ना लगता हो और दावे किए जाते हो को एहतसाब करना चाहते हैं, हर हुकूमत ने एहतसाब का नारा लगाया। और ये मजाक इस कौम के साथ बंद कर देना चाहिए, खुदारा ये मजाक बंद करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतसाब को जितना मजाक बनाया 76 साल तारीख में नहीं बना। यानी तसव्वुर कीजिए, पनामा का केस आया, मियां नवाज शरीफ को निकालना था पनामा, और कोई मसला नहीं था। जितने 437 या 450 अफराद थे, आप मुझे बताइए किसी एक के खिलाफ कार्रवाई हुई? स्वाय मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाल के PTI की लीडरशिप ने, इमरान खान साहब ने, अदलिया और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से गठ जोड़ करके अपने लिए स्पेस बना ली ताकि हमें मौका मिल जाए। पंडोरा पेपर्स आए इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर, कहा छोड़ूंगा नहीं, हर बंदे से पैसा लूंगा। जिन लोगों ने खरबों की जायदादें बार बनाई हुई हैं, भाई उनसे पूछ के तुम पैसे कैसे लेके गए? टैक्स ही ले लेते ना, आपको IMF के पास नहीं जाना पड़ता। पंडोरा पेपर्स के बारे में बड़ा दावा किया इमरान खान साहब ने, मैं एक एक पाई निकालूंगा। किधर की एक एक पाई निकालने वाली बातें? सब झूठ, फ्रॉड, बेईमानी। उसके बाद कहा गया जी, मौजूदा हुकूमत से कहा जाता है, मुस्लिम लीग नून से, कि जी आपके दौर में दुबई लीग्स आ गई, आप क्यों नहीं करते? भाई आपने पंडोरा पेपर्स के पे कार्रवाई कोई नहीं की बैरून मुल्क जायदाद के हवाले से, ये क्यों करते? ना वो सही है ना ये सही है मलिक साहब, आपस में हमें तो वी शुड कॉल अ स्पेड, ना वो सही था ना ये सही है। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं, इसलिए कि ये अगर पैसे सिर्फ मौजूदा हुकूमत या माजी की हुकूमत इन लोगों से ले लेती कि जिन लोगों ने ये पैसे बाहर मुंतकिल किए, और उनसे मैं नहीं कहता उनको सजाए दे, उनसे कि भाई आपका जिम्मे इतना टैक्स बनता है आप टैक्स दे दें, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और एक और बात मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए हम कहते हैं PSDP पे पैसे लगाए जाते हैं। अगर आप 3 साल के लिए सारी सियासी जमातें इत्तेफाक कर लें कि भाई ठीक है वोट बैंक जाता जाए, अगर लोग हमारे खिलाफ होते रहें, हल्कों की सियासत को अब छोड़ के PSDP 3 साल के लिए फ्रीज कर दें और ये पैसा IMF को वापस देने में और मुल्क के जो आम आदमी है उसके मसाइल हल करने पर लगा दें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों ये पैसे लगाए जाते हैं? इसलिए कि जनाब ये पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन माफिया का राज है, इसलिए PSDP के नाम पे ये पैसा भी खाया जाता है। इसलिए कि इशराफिया के गठजोड़ को अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको अपने मसाइल से दिलचस्पी है। करप्शन का खात्मा जिस तरीके से होना चाहिए, ना मौजूदा हुकूमत चाहती है, ना माजी की हुकूमत चाहती थी, ना उससे माजी की हुकूमत चाहती थी। अब तो मजाक बनता है, किससे बात की जाए नहीं, फलां करप्ट आदमी है, साथ अलग कहता चुप कर यार,
क्यों अपने मुखालफत पैदा करता है कि ये लोग क्या कहेंगे कि जनाब ये हमारे खिलाफ बातें की जा रही हैं। यानी ये हाल है। और इतने इतने टैक्स चोरी के वाकयात है। मैं आपको एक अर्ज करूँ, मैंने कई दफ़ा ये बात शायद आपके प्रोग्राम में भी कही थी। बन्नू के ग्रिड स्टेशन से कौमी असम्बली को रिपोर्ट पेश की गई, 5 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। यानी आप मुझे बताइए क्या कार्रवाई की गई? उस इलाके के एसई को, उसके एक्सीएन को बुला के पूछा गया कि 5 अरब की चोरी कहाँ चली गई? फिर जो दावा ये केपीके की हुकूमत करती है, अली मीन गंडापुर साहब कुरान उठा रहे थे, ना करप्शन करने दूंगा, ना करप्शन किसी, और कुरान पे हलफ दे साहब कोई करप्शन नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताइए, ये पंजोता साहब बैठे हैं, कहाँ गाड़ियाँ अगवा होके जाती थी चोरी होके, कहाँ बच्चे अगवा होके जाते थे, कहाँ मनशियात बनती हैं, कहाँ नजायज़ असला बनता है, कहाँ नजायज़ टोबैको फैक्ट्रियाँ हैं, कहाँ नजायज़ मशरूबात की फैक्ट्रियाँ जिससे खरबों रुपए का इस मुल्क को टैक्स का नुकसान पहुँचाया जाता है? कौन पूछने वाला है कोई? लेकिन अभी तो फिलहाल सुबैयत की बात करता है। नहीं, सुबैयत की तो नहीं, फिलहाल तो मेरा ख्याल है रान साहब से पूछते हैं। रान साहब, मुझे याद है जिस वक्त बजट आया था तो आप मेरे प्रोग्राम में आए थे, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप कार्ड पे पेमेंट कर ही नहीं सकते। एक बेकरी का भी मैंने आपसे कहा था। वैसे मैं आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनी पर्टिकुलर थिंग, लेकिन आपने मुझे कहा था कि आप अगली दफ़ा जब मुझसे बात करेंगी 2-3 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आएंगी। रान साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे कोई चीज़ यहाँ पे मुख्तलिफ नहीं नज़र आ रही। मुझे वैसे ही नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है बस वो एक्सपेक्ट कर रही है कि किसी तरह आके मतलब हमारी किटी में कोई पैसा डाल जाए। ये इतना ब्लैकमेल आप लोग क्यों होते हैं ताजर कम्युनिटी से? नहीं, देखें, हम तो स्टेप बैक नहीं कर रहे, हम तो ये ताजर 2 स्कीम को आगे लेके जा रहे हैं और हम तो बता रहे हैं कि इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। सर, कितनी रजिस्ट्रेशंस हुई अभी तक जो आपने खुद निशानदेही की थी? ओवर 3 मिलियन आपके पास इस वक्त जो है ताजर हैं। कितनी आपके पास इस वक्त जो है वो? अभी हमारे पास जो टोटल जो है 4 लाख के करीब रजिस्ट्रेशंस हो गई हैं, जिसमें कुछ पहले से लोग फाइलर थे और कुछ नई नॉन फाइलर जो अभी रजिस्टर हुए हैं। लेकिन देखें, बात ये कि अब ये फोर्सफुल होगा ना। अब वो जो था वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का टाइम खत्म हो गया, अब इन्फोर्समेंट की तरफ हम जाएंगे। तो अभी ये जो शटर डाउन हो रही है, नहीं, ये स्टार्ट है ना, इसी वजह से तो शटर डाउन हो रही है। इसी वजह से तो जो है ये सारे मामलात जो हैं ये अभी हड़तालों की तरफ जा रहे हैं। और यही वजह है कि पीटीआई और फलानी मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो कह रही हैं कि जी हम ताजरों के साथ खड़े, क्योंकि अब इन्फोर्समेंट होने जा रही है। बहरहाल देखें, हमने तो हमारा तो टारगेट इस साल का है कि ताजरों से हमने एक अमाउंट कलेक्ट करनी है जो कि उनका इनकम टैक्स होगा और उनका जो सेल टैक्स होगा, और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और हम तो बड़े सीरियस हैं। मैं तो बल्कि अपील करूंगा, कोई टाइम फ्रेम है? कोई, आई मीन आई एडमायर पीपल लाइक यू, क्योंकि दिस इज द फ्रेश ब्लड दैट्स कम इन द सिस्टम। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ बिकॉज पीपल लाइक यू गिव अस होप। कितना टाइम आपने कोई टाइम फ्रेम रखा है कि इतने टाइम में हमने इतना कलेक्ट करना है, या फिर वो लगता है कि बातें हवा में हो रही हैं? आई एम सॉरी, देन आई हैव टू बी स्केप्टिकल। कोई टाइम फ्रेम है आपका? डॉक्टर साहब, if I'm not wrong, 50 बिलियन का टारगेट है इस पहले साल के अंदर, और फिर देन ऑन इसको, और ये सिर्फ एक टारगेट है। हमने अपने इंटरनल टारगेट्स कुछ और रखे हुए हैं जो हम समझते हैं। डिजिटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, उसके ऊपर काम हो रहा है। 50 लाख लोग आइडेंटिफाइड हैं, उनका मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। वैसे एक चीज बताएं राज साहब, क्या आप समझते हैं ये जस्टिफाइड है कि जो आपने टैक्स स्लैब्स चेंज किए हैं, मुझ जैसे मलिक साहब जैसे लोग जो हैं उनसे आप 75 बिलियन जो है वो ले रहे हैं और ताजरों के लिए सिर्फ 50 बिलियन? देखें, मेरी तो ख्वाहिश है कि वो एक ऐसा निजाम हो कि आप फौरी तौर पे जितनी इनकम उनकी है उसके मुताबिक टैक्स ले लें, लेकिन इट इज स्टेप वाइज। आप पहला कदम लेंगे तो आप उससे बड़ा अगला कदम ले सकेंगे। तो ये ओवरनाइट तो निजाम नहीं ठीक होना। हमने अपने लिए एक टारगेट सेट किया है, लेकिन उसके पैरेलल में हम डिजिटाइजेशन भी कर रहे हैं। और जो एक निजाम बना है ताजरों का भी कि जितने मैन्युफैक्चरर हैं वो विद होल्डिंग काटेंगे 2.5% के हिसाब से। पहले ये नहीं था, अब वो 2.5% के हिसाब से विद होल्डिंग काटेंगे जो होलसेलर्स को और ताजरों को माल जाता है। वो एक लूप फिर क्लोज होगा और उससे पता चलेगा वो तो लेकिन उसमें क्या होगा? उसमें मैं जब चीज लेने जाऊंगी तो वो मुझे चीज और महंगी मिलेगी, उसमें तो कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपना पैसा वहां से पूरा कर लेंगे। नहीं देखें, नहीं, एक मिनट, महंगाई अल्हम्दुलिल्लाह 11 से 12% के ऊपर है। बिजली के बिलों का बिल्कुल इशू है, वो एक अलहदा इशू है, उस पर अलहदा बात हो सकती है। लेकिन महंगाई की CPI इंडेक्स जो है 11-12 के ऊपर है। बहरहाल मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि ये ताजरों को हम रजिस्टर करने जा रहे हैं, इस पे हम यूटर्न नहीं लेने जा रहे। FBR की डिजिटाइजेशन का प्रोसेस जारी है, उसके ऊपर कोई टर्निंग बैक नहीं है।
और बिल्कुल हमारा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मैं मतलब दिसंबर तक अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट उसके फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं करी, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? 6 मंथ्स तो गुजर चुके होंगे। देखिए 50 बिलियन का टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ इस फाइनेंशियल ईयर में ताजरों के ऊपर पहली दफा, अगर हम इसको कर लेते हैं तो ये भी पहली दफा होगा 76 सालों से के अंदर कि हम ताजरों से इतनी बड़ी अमाउंट कलेक्ट कर लें, और फिर अगले साल उससे ज्यादा बेहतर होगा। तो ये स्टेप वाइज है। पंजोता साहब, ये जो बात अभी राणा साहब बात कर रहे हैं, क्या वजह है? आपको पता है कि इस सिस्टम को ठीक करने के लिए टैक्स निज़ाम जो है वो बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हुकूमत एक स्टेप ले ही रही है तो पीटीआई आज ताजरों के साथ क्यों खड़ी है? देखिए बात ये है डॉक्टर मारी है, वो हर उस मजलूम के साथ खड़ी होगी जिसके ऊपर जुल्म होगा। सर गुजारिश आप लाहौर में बैठे हैं, एक यहाँ पे मैं अगेन नाम नहीं लेती क्योंकि इस तरह की इतनी मिसालें, जैसे अभी मैं राणा साहब को भी कह रही थी, रेस्टोरेंट्स हैं जहां आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, सॉरी जहां आप कार्ड पे पेमेंट नहीं कर सकते, कैश में जो है वहां पे जो है वो बिजनेस होता है। हॉस्पिटल्स हैं इस तरह के, वो क्या मजलूम है? मतलब जिसकी एक मैं आपको बता रही हूँ, आज जहाँ मैं गई लाहौर में एक रेस्टोरेंट पे, वहां पे डेली की सेल जो है, जो डेली की सेल है वो 20 लाख की सेल है, टैक्स कुछ नहीं देता वो, लेकिन वो मजलूम है आपकी नजर में। नहीं देखिए बात ये कि हम एक शाला मार्केट और एक आजम क्लॉथ मार्केट में चले जाएं, ठीक है नसरुल्लाह साहब, वो सारे मजलूम है सर। ठीक है, देखिए मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो कार्ड के जरिए जो है वो पेमेंट देते हैं या उसके जरिए ना दें, बल्कि कैश ही दें, बल्कि उसको कार्ड के जरिए दें। टैक्स जो है हर एक के ऊपर होना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इस तरफ इशारा जरूर कर रहा हूँ कि आपने जो टैक्सेस की भरमार की है, आप एक तरफ तो टैक्सेस ले रहे हैं और टैक्सेस लेने के साथ अगर मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ। मेरा सवाल है, आप ताजरों के साथ क्यों खड़े हैं इस वक्त? तो मेरा सवाल है, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो मजलूम, जो एक आम आदमी पे, जैसे आम आदमी पे जो टैक्सों की भरमार हुई है, बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल है, आप ताजरों के साथ क्यों खड़े हैं? अपना सिर्फ पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ाने के लिए, जैसे कल तक नून लीग कर रही थी? नो, मैं पहले भी गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ताजरों के साथ हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्होंने बात की है कि टैक्सेस जो हैं वो इस तरह से बढ़ाए गए हैं जो कि एक नाइंसाफी है, जिस तरह से भरमार की गई है, तो कोई भी नाइंसाफी होगी तो हम खड़े होंगे। नंबर 2 बात यह है कि जहां पर मैंने ताजरों की बात की, साथ में मैंने आपको स्टार्ट जो लिया वो किस तरफ से लिया, मैंने कहा कि किसान भी इसी तरह से निकले थे जहां पर उन्हें भी एहतजाज नहीं करने दिया गया, क्योंकि उस वक्त भी इसी तरह से किसानों के साथ किया था, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूं, और किसानों के साथ करके आपने उनको उठा लिया, अगवा कर लिया, गिरफ्तार कर लिया कि आपको ये एहतजाज ना करे। जो गंदम स्कैंडल था, उस स्कैंडल के ऊपर मुझे बता दें कि कहीं पर मोहसिन नकवी या कोई और जो उसके अंदर मुलव्वस था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की हो या कोई तहकीकात की गई हो, या कोई किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? वैसे इसी तरह से आप देख लें कि जहां पर टैक्सेस की बात की जा रही है, क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके टैक्सेस का कोई रिकॉर्ड जहां पर देगा, शहबाज शरीफ के टैक्सेस का रिकॉर्ड देगा, मरीम के टैक्सेस का रिकॉर्ड कोई देगा? जहां पर अरबों रुपए लूटा जाता है और लूट के बाहर लेकर जाते हैं, वो तो टैक्स देते ही नहीं है, वो तो टैक्स फ्री है। और दूसरी तरफ हम ये नहीं कह रहे कि वो टैक्स फ्री हैं तो इनसे ना लिए जाए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि गरीब पहले ही पिस चुका है, आवाम पहले ही पिस चुकी है, फैक्ट्रियां आपकी बंद हो चुकी हैं, लोग मुल्क से जो है वो बाहर जा रहे हैं, बाहर जाकर वो अपनी कारोबार शिफ्ट कर रहे हैं। मैं आपकी बात रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपकी बात रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इस वक्त आप सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं। इस वक्त जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन में होती है वो अपनी सियासत चमकाती है। ये बात हम कर रहे थे कि जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है ना, प्लीज कुछ चीजों पे जो है ना वो आप लोग एक कंसेंसस ले आए। जो भी पार्टी आएगी वो इन चीजों पे जो है वो नहीं करेगी, सिर्फ सियासत चमकाते हैं आप लोग। क्या वो पीएमएल हो या आप? जी बताइए। सियासत वो चमकाता है जिसके साथ अवाम ना हो। अवाम तो खड़ी है, अवाम ने तो 8 तारीख को बता दी है और उसके ऊपर मोहर लगा दी अनवार काकड़ ने भी, और कमिश्नर रावलपिंडी ने जैसी मोहर लगाई उसको अगवा कर ली। चले मैं जरा माजरत के साथ जैसे आप नून लीग को कहते हैं ना, उनकी सुई 9 मई पे, हर चीज पे 9 मई। आप 8 फरवरी से, आप भी 8 फरवरी से कोई भी सवाल हो आपके साथ जो हुआ गलत हुआ, आई एम नॉट एंडोर्सिंग दैट, लेकिन कोई सवाल हो आप 8 फरवरी पे जाते हैं। टैक्सेस का 8 फरवरी से कोई ताल्लुक नहीं है।
मलिक साहब, आजम क्लॉथ मार्केट वाले ये बाकी सारी जो जितनी हमारी ये सारे मजलूम है जी, ये सारे मजलूम है। देखिए सबसे पहले इन चोरों को, डाकुओं को, जी आप कर लें, जी आप कर लें डॉक्टर मारिया कि इन जितनी ये चीजें स्मगल होकर पाकिस्तान आती हैं, आप कारोबार नहीं कर सकते। आप एक कंटेनर मंगवाएंगी, आप इस मुल्क में उसकी प्राइस जो है कंपटीशन में नहीं रह सकती, इसलिए कि स्मगल होकर वो चीज़ें आ जाएंगी, लाहौर की बड़ी बड़ी मार्केटों में बिक्री होंगी, आपकी प्राइस ज़्यादा होगी क्योंकि आपने कस्टम पे करके चीज़ें इंपोर्ट की हैं, और जो स्मगल होकर आएंगी वो आपसे सस्ती दामों बेच रहे होंगे। आप मुझे बताइए इसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत है इन मार्केटों में जाके? और दूसरा देखिए मसला क्या है, बिजली चोरी के लिए चले KPK में तो हुकूमत है ना, रियासत मदीना बन चुकी है, पिछले कई साल से बनी हुई है। आप मुझे बताइए कि वहाँ कितनी ऐसी जाली फैक्ट्रियाँ हैं। मैं ले जाता हूँ पंजोथा साहब को दिखाता हूँ, ये टोबैको फैक्ट्री लगी हुई है, ये जाली मशरूबात की फैक्ट्री है। भाई पकड़ के इस कौम के सामने लाएं, भाई ये लोग इस मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आप इस मुल्क के अंदर कोई ऐसे इकदाम उठा के दिखाएं जिससे नजर आए क्या मुख्तलिफ है लोगों से। यानी मैंने पहले आपको मिसाल दी थी, स्टील मिल बेची जा रही थी, इमरान खान साहब बाहर धरना दे रहे थे। सिख यूनिट जिसके बारे में कहते हैं कि ये तबाही का बायस है इस मुल्क के लिए, आप उसकी निजकारी रोक रहे थे। आप ये कह रहे हैं प्रोग्राम कम हो गया, लेकिन एंड इसी पे करूंगी कि इट इज़ हाई टाइम कि अपनी सियासत को ना हम साइड पे रखें। जो ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी है ना, इसको सिर्फ एक बज़वर्ड की तरह मत जो है वो देखा जाए, इसकी डेप्थ में देखा जाए कि क्या इस मुल्क के लिए बेहतर है, क्योंकि मुल्क रहेगा तो आपकी सियासत रहेगी। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। नईम हैदर पंचोता साहब, मलिक साहब और रान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।